नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। और डिकोड एग्जाम पर हम लोग करते हैं डेली सुबह सुबह एकदम बढ़िया फ्रेश तरीके से क्या करंट अफेयर्स। जिस तरीके से ताजी ताजी सुबह होती है उसी तरीके से ताजे ताजे जो है करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं, बढ़िया फ्रेश एकदम, है ना। तो सुबह जो है जैसे आप बाकी नित्यक्रम करते हैं रोजाना, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने हैबिट में जो है करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा हूं कि जब से एग्जाम नजदीक आ गए तब से आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं करंट अफेयर्स। भाई साहब ऐसी गलती मत करिए कि आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। 1 महीने का पहले करंट अफेयर्स, 2 महीने पहले का, 3 महीने पहले का, 5 से 6 7 महीने पहले का करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अभी आपको करंट अफेयर्स पर खूब फोकस करना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, देखना बंद कर दिया है। आपको चाहिए कंपाइलेशन भैया। अरे महाराज वो गलती मत कीजिए, कंपैरिजन बनाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल आप क्या करिए, जैसा आप दैनिक रूप से देखते थे वैसा ही देखिए, इसको आप डाउन मत कीजिए, ठीक है ना। तो आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज है 25 तारीख और देखते हैं कि क्या कुछ जो है होता है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। रिवीजन के लिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि भाई सब कुछ सारी चीजें करना, लेकिन रिवीजन आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके सक्सेस ना हो पाने का जो सबसे बड़ा वजह जो होती है वो क्या होती है, 2-3 वजह होती हैं। मैंने कई बार इस बात को आपको समझाया है, लेकिन आज क्लास शुरू होने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार और बता देता हूं क्यों रिवीजन, क्यों जो है रिवीजन जरूरी होता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं जो आपकी अनसक्सेस में, आपकी असफलता में सहायक होते हैं। नंबर 1, आप जो है क्या कहते हैं, ठीक तरीके से अपने सिलेबस को नहीं समझते हैं। भाई साहब सिलेबस को नहीं समझिएगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जो है PYQs को नहीं करते हो, ठीक, एक बात। तीसरा, आप जो है इसके अलावा आप जो है रिवीजन नहीं करते हैं। क्या रिवीजन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, जो कुछ आप पढ़ते हैं। और आप जो है मॉक नहीं लगाते हैं। क्या मॉक नहीं लगाते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। ये अगर इतनी चीजों को आप कर लेंगे सही तरीके से तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं रुकने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप इन चीजों को करते नहीं है भाई साहब। आपको लगता है खाली आपको कंपाइलेशन मिल जाए, खाली आपको चीज मिल जाए। और इस PYQs के साथ में आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, इसमें ऐड कर लीजिए CA यानी कि करंट अफेयर्स का। इसको आप हमेशा इग्नोर करते हैं और प्री प्लस मेंस की साथ में तैयारी नहीं करते हैं। कितनी कॉल आती हैं, कहा जाता है सर मेंस कर लो, मेंस कर लो। एक ही जवाब है, सर अभी प्री नहीं निकलता है तो मेंस क्या करें जी। अरे महाराज जब आपका मेंस रेडी होगा तब आपका प्री ऑलरेडी रेडी हो जाएगा। चाहे बात UPSC की हो, PCS की हो, RO की हो। आप प्री करने के बाद 3 महीने के अंदर मेंस का कंटेंट कैसे कर पाएंगे भाई साहब। ये क्या कहते हैं, अपने आप में क्या कहते हैं, क्या बोलूं इसको, गॉड हैं आप या फिर अपने आप में एक अलग प्रकार के ग्रह से आए हुए हैं आप। ऐसा नहीं होगा। प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी होती है, PYQs, रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाना होता है। आप इन चीजों को करेंगे तो आपके लिए चीजें फेवरेबल कंडीशन में आएंगी। इन केस अगर आप इसे नहीं करते हैं तो आपके लिए क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सिलेक्शन। इसलिए ये आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले PYQs, मॉक टेस्ट, सिलेबस को समझने की अंडरस्टैंडिंग। और जब भी आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट विद फैक्ट पढ़ें, केवल फैक्ट मत पढ़ें। क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट आपको रेडी करने हैं। केवल फैक्ट पर फोकस करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा आपका, ठीक। और इसके साथ में घटना चक्र आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ये बात दिल दिमाग में उतार लीजिएगा आप लोग सही तरीके से, ठीक है। आइए शुरू कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट के साथ मिलकर के एक रचनात्मक राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है ना। आगे, अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि वह विदेशी छात्रों के लिए वीजा आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू करेगा। और इसी के साथ विभाग ने शर्त यह भी रख दी है कि आवेदकों को सरकारी समीक्षा के लिए अपने सोशल अकाउंट, जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा, कि ताकि अमेरिकी प्रशासन इसको जांच पाए कि आपकी मना स्थिति क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका मोटो क्या है, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, राइट। ताकि अमेरिका के सिक्योरिटी में कोई भी थ्रेट्स ना होने पाए। यह दरअसल रूल अभी हाल ही में अमेरिकी प्रशासन या अमेरिकी शासन के द्वारा लगाया गया है, राइट। तो यह पॉइंट भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ओके। चलिए आइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 जून को कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र के धीरपुर में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो के पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो ये प्लेस जो है, ये स्टेट का नाम और इस प्लेस का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। किस अभियान के तहत इनको बाहर निकाला गया है? आप कहेंगे सर ऑपरेशन, क्या नाम है इसका? ऑपरेशन क्या? सिंधु। याद आया? ऑपरेशन सिंधु के तहत ही दरअसल भारत और श्रीलंका के नागरिकों को एक साथ में निकाला गया है। कहां से भाई साहब? ईरान से, ठीक है ना। और अभी आपने देखा कि क्या हुआ है, क्या हुआ है? ईरान पर जो है ईरान के परमाणु जो है ठिकानों पर अमेरिका ने क्या किया? हमला कर दिया। इससे अंतरराष्ट्रीय जगत में एक चिंता व्याप्त हो गई कि अगर यह मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है तो पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के विनाशकारी जो है आगोश में चली जाएगी और एक बहुत बड़ी जन धन की हानि होगी। ऐसा व्यक्त किया जा सकता है कि चूंकि मैंने कल भी कहा था आपसे, मैं आज फिर से इस बात को दोहरा दे रहा हूं, क्योंकि दुनिया जब दो धड़ों में विभाजित होगी तो इस बार की बात क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध उसमें हुआ था 19 समथिंग में, ठीक है, उस समय की स्थिति और इस समय की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। तब की टेक्नोलॉजीज में, अब की टेक्नोलॉजीज में जमीन आसमान का अंतर है। यानी कि अगर अब तृतीय विश्व युद्ध की घटना अगर घटित होती है, जो कि जिसके चांस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि दोनों धड़े अगर डिवाइड होंगे, एक ईरान की तरफ से, एक इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से होंगे आपके रूस और चाइना, इजराइल की तरफ से होंगे आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्री, सभी डेवलप कंट्रीज हैं। यानी कि जब दोनों तरफ डेवलप कंट्रीज आमना सामना करेंगी, निश्चित तौर पर एक बड़े भूभाग को जो है संकट देखना पड़ सकता है और जिसका नकारात्मक असर बिल्कुल आपके भारत देश पर भी पड़ना स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस पर हम लोग ने एक आर्टिकल भी करा था, मैंने आपको इसको समझाया हुआ था। आइए आगे, नेक्स्ट है योगांध्र 2025 कार्यक्रम के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। भारत सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 3 लाख जो है समथिंग जो है लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इसने अब तक के सबसे बड़े योग सत्र का रिकॉर्ड भी बना लिया है अपने यहाँ पे, राइट। इसके अलावा अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो है यह हमला किया गया। अभी जस्ट हमने यही बात मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इससे जो कच्चे तेल है, कच्ची तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, जो कि इस महीने ही 20% के करीब जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। कच्चे तेल के कीमतों के बढ़ने पर निश्चित तौर पर भारत में इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति देखने को पड़ सकती है। क्या? इन्फ्लेशन। मैंने कई बार कहा है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आप लोग क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। अब आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। और एक होता है मुद्रा अस्फीति। क्या? ये मुद्रास्फीति और एक होता है मुद्रा अस्फीति। क्या? अस्फीति। पता है कि नहीं पता है महाराज जी लोग? नहीं पता है तो पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या होता है, बहुत बार आपके एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। इसको आप लोग प्लीज रेडी कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है, HW है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि बताओ वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां पर होता है? ये आपका अफगानिस्तान। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप सभी लोग का उत्तर सही था। भाई साहब ऐसा है, कमेंट का मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर देने में आप लोग को टैक्स लगता है क्या जी? नहीं लगता है, दे दिया करिए, है ना। कुछ घट नहीं जाएगा आप लोग का। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो प्रश्न हमेशा बना रहेगा, राइट, ठीक है। आप एक कमेंट करने से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं महाराज, ठीक है, बट आप करेंगे तो क्या होगा, चीजें अच्छी होंगी। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है। हमारी आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, हमारा आपका कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से हो रहा है, राइट। चलिए आइए, अब आज का हमारा पहला टॉपिक है विश्व सिकल सेल दिवस, यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे। हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। निश्चित तौर पर इस डिजीज से आप लोग परिचित होंगे। आपके बायो वाले सेक्शन में डिजीज वाले चैप्टर से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, तो वहां से आप रेडी करते हो कहोगे, लेकिन साथ साथ में डायनिक पोर्शन को भी आपको क्या करना है, रेडी करते हुए चलना है, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 19 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिन का? उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, इससे जुड़े दुख दर्द को कम करना और रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्या करना है, प्रदान करना है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है सिकल सेल रोग भाई? तो ये क्या है, एक आनुवांशिक रक्त विकार है, यानी कि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है अपने आप में।
अब आपके एग्जाम में यही फैक्ट पूछ लेगा आपसे कि बताओ सिकल सेल जो आपका डिजीज है ये कैसा डिजीज है, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, ये जेनेटिक डिजीज है या किसी अन्य प्रकार की डिजीज है। तो आप बताएंगे सर ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, अपने आप में आनुवांशिक रक्त विकार है, कौन, ये सिकल सेल आपका। ठीक है, ये आप क्या करना है, याद रखना है। दूसरा, इसमें शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं, क्या, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं, नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपकी आरबीसी है अर्धचंद्र आकार की हो जाती है, यानी जस्ट लाइक दिस, इस आकार की कुछ आपकी हो जाएंगी ये। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जिससे क्या होगा, अगर आरबीसी कुछ लाइक दिस इस आकार की हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, रक्त प्रवाह में बाधा आती है। और अगर रक्त प्रवाह में अगर बाधा आ गई, यानी कि अगर इसमें कुछ ब्रेक होने लगा, सिंपल सी बात है, क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि ब्लड ही अगर आपके बॉडी में रुकना शुरू हो जाए तो आपकी सांस रुकना स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। आगे, ऑक्सीजन परिवहन घट जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, अगर ब्लड आपके बॉडी में नहीं जाएगा तो इससे जो जाने वाली ऑक्सीजनवा होगी भाई साहब, क्या वो जा पाएगी आपके पास, नहीं जा पाएगी ना। ऑक्सीजन तो ब्लड में घुलती है, नहीं घुलती है। तो अगर ब्लड आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन भी आपके बॉडी में नहीं जा पाएगा। आपकी बॉडी में ना ब्लड गया ना ऑक्सीजन गया, तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आप कुछ लोग हाँ मैं रह लूंगा, नहीं रह पाइएगा जी, कोशिश करते ही मत कीजिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, चलिए, एक बार क्या हुआ, मैंने कहा कि सभी लोगों को अपने बॉडी के पार्ट्स दान कर देनी चाहिए, अपनी आंखें दान करनी चाहिए। आंख दान, महादान, शरीर दान, महादान कहा गया है कि नहीं कहा गया है? मैंने कहा कि दान करना चाहिए ताकि आपकी आंख से, आपकी बाकी अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या हो, वो जो है क्या कहते हैं, जो है ताकि जिसके नहीं आंख है, जिसके नहीं रोशनी है, आपकी आंखों से अगले को रोशनी आ जाए। एक दिन मैंने अपने चैनल पर ऐसे समझा रहा था, अगले दिन फोन आया मेरे पास, बोले सर, मैंने कहा जी बताइए क्या है, बोले सर कल मैंने आपका वीडियो देखा था। मैंने कहा कौन सा वीडियो आपने देखा? बोले सर कल वो आंख वाला जो आप वीडियो बता रहे थे ना, मैंने वही देखा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? बोले सर मैं सोशल वर्क करता हूं सर, मैं बहुत अच्छा हूं, ये है वो है, मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं और सर मैं चाहता हूं सर मैं अपनी आंखें दान दे दूं। मैंने कहा ठीक है दान दे दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो भाई आंख अपनी दान देंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बोले सर, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बोले सर दर्द नहीं होगा क्या? मैंने कहा महाराज क्या कह रहे हो तुम? बोले सर वो आंख निकालेंगे दर्द नहीं होगा मुझे। तो मैंने कहा जिंदा रहते नहीं देना है, मरने के बाद देना है, ठीक है? तो ये स्थिति ना होने पाए कि पता चले कि आप ब्लड को रोक रही है, देखने लगो कि यार क्या होगा, ठीक है? ध्यान से सुना करो मेरी बातों को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? चलिए आइए, तो अब अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ब्लड बॉडी में जाएगा नहीं, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, इसमें पेन, आपका जो है संक्रमण, ठीक है, इंफेक्शन यानी कि, और अंग क्षति जैसी समस्या भी इसमें होती रहती है, ठीक है? आगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करेंगे, भाई इसमें क्या कुछ कब कैसे हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि आपका ये जो यूएनजीए है ने वर्ष 2008 में इस दिवस की घोषणा की थी। पहला विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून 2009 को मनाया गया था, ये बात आप तो जानते होंगे, है ना? चलिए, कई बार यही फैक्ट आपसे पूछ सकता है। आगे, वर्ष 2025 की थीम क्या है, जो क्या है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट भाई साहब? थीम है वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी वकालत के लिए समुदायों को सशक्त करना। ये शिव शब्द राजी, प्रभावी वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। ये थीम कुछ मुझे लग रहा है गलत लग रही है। एक सेकेंड, आप तुरंत लाइन पर रहिए, इसको हम एक बार थोड़ा सा सर्च करके देखते हैं, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है हल्का सा, है ना? कोई बात नहीं, देखते हैं, रुक जाओ, वेट करिए जरा। ये एक काम करिए, इसको यहां पर प्रभावी स्व वकालत क्या होगा, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है? इसको आप लिखिए, ये स्व वकालत, क्या, इसको करिए स्व, ये क्या हो जाएगा, स्व वकालत के लिए, क्या, स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त करना, ये थीम होगी। वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना, ठीक है? ये क्या इसकी थीम है इस बार की, इनमें हटा दीजिएगा। चलिए आगे है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ये भारत ने 2023 और 30 का टारगेट रखा है, और ये फैक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट?
यानी कि सरकार ने जो है क्या किया है 2030 तक, क्या सरकार ने 2030 तक सिकल सेल को क्या किया है उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। अर्थात सरकार ने 2030 तक जो है सिकल सेल को क्या करेंगे समाप्त कर देंगे, राइट। ये पीएम मोदी ने वर्ष 2023 में इसकी घोषणा की थी, जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन, एक साथ ही जागरूकता, स्क्रीनिंग और उपचार को बढ़ावा देना। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है विशेष रूप से याद रख लेना। ओके, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे विश्व सिकल सेल दिवस प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। अब देखो ये पॉइंट भी ठीक है, सही बात है, देखो है क्या या नहीं है, ओ लल्ला जी, हाँ ठीक है भाई साहब, ओके डन। यह रोग केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, क्या पॉइंट सही है, मुझे तो नहीं लग रहा है भाई साहब। भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2023-30 की शुरुआत की है, बिल्कुल सही बात है, शुरुआत की है। मेरे अकॉर्डिंग 1 2 4 होना चाहिए, जरा देखो 1 2 4 है कहीं पर, ए वाले में है, मुझे लग रहा है कि ए वाला होगा। आप बताओ कि क्या मैं सही हूं, ए ही होगा या कोई और उत्तर होगा, बताओ क्या होगा, ए ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होगा, है ना। चलिए, नक्सलवाद की समस्या भाई साहब बड़ी समस्या है, इस पर जो है आपके एग्जाम में जो है यहां पर एसए, ठीक है, एसए और प्लस आपका जो है ये प्री और प्लस मेंस दोनों में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे नक्सलवाद की समस्या क्या है, नक्सलवाद के लिए सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, है ना, कौन से नए अभियान चलाए हैं इनको उन्मूलित करने के लिए, तो कई सारे प्रोग्राम यहां पर आपसे पॉलिसी पूछी जाती है यहां से। ठीक है, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जून में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। अमित शाह जून में, ठीक है, जून में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। इस दौरान अच्छा देखो एक चीज देखो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। और जरा मुझे एक बात बताओ, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तुरंत मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, आइए, इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के डीजीपी और बाकी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में रायपुर में बैठक किया है। ठीक है, इनके अनुसार यानी कि रक्षा मंत्री जी के अनुसार 31 मार्च 2026 तक देश जो है नक्सलवाद से पूरी तरह क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यह जो है टारगेट रखा गया है जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा नक्सलवाद को उन्मूलित करने के लिए, यानी कि उसका उन्मूलन करने के लिए, यानी कि उसको समाप्त करने के लिए। ठीक है ना, आइए अब नक्सलवाद के बारे में थोड़ा समझ लो, क्या है नक्सलवाद। नक्सलवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसमें नक्सली या माओवादी सरकार को गैर वैध मानते हैं और हथियार उठाकर राज्य के खिलाफ लड़ाई करते हैं। यह लोग खुद को गरीबों, आदिवासियों, किसानों और शोषितों का रक्षक बताते हैं। हालांकि नक्सलवाद का जो पृष्ठभूमि है वो एक अलग कॉन्सेप्ट में कभी मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मोटा तरीके से आप समझ लो कि नक्सलवादी सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं अच्छा कर रही है, आदिवासियों के हितों के लिए, उनके हितों के लिए हम बेहतर करेंगे। ठीक है, और इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसमें व्याप्त हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण है। इसमें उत्पत्ति होती है 1967 में स्थान पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव। नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल, ये जो है नक्सलवाद के 2 बड़े नेता के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, यह एक किसान विद्रोह था जो जमींदारों और भू स्वामित्व के खिलाफ शुरू हुआ था। इसी गांव के नाम पर इस आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। मुख्य विशेषताएं, सशस्त्र संघर्ष की बात किया तो इसमें पुलिस, सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और नेताओं पर हमला होते हैं। जंगलों में गुप्त ठिकाने उनके होते हैं। माओवादी विजयधारा यानी कि चीन के माओ जेडोंग से प्रभावित है, ये अपने आप में जो नक्सलवाद है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सक्रियता है इसकी। ठीक है, ग्रामीण होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ क्यों इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। ठीक बात है, नक्सलबाड़ी गांव था इसलिए इसका नक्सलवाद पड़ गया नाम, है ना। नक्सली माओवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं जो माओ जेडोंग के सिद्धांतों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लैक हंट नामक अभियान शुरू किया है। अब बताओ क्या सही होगा, 1 2 3 तीनों सही है या फिर केवल 1 और 2 सही है। मुझे लग रहा है कि इसमें जो है भैया आपका 1 और 2 सही है। क्या 1 और 2 सही है, क्या ये सही है, 1 और 2 होगा, बताओ क्या होगा।
ए होगा, बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 होगा, है ना, ये होगा, ये जो है नहीं होगा, है ना, 1 और 2 होगा। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अभी हाल ही में अध्यक्षता की है, तो प्रश्न बन जाएगा इस पे। तो केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, क्या केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, केंद्रीय होगा ना, ठीक है, ओके, केंद्रीय कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए इसको, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं लेकिन ये सही है ज्यादा। केंद्रीय 24 जून को वाराणसी में पहली बार होने जा रही 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब चूंकि ये जो आपकी 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, ये चूंकि क्या हो रहा, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इसकी बैठक हो रही है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनना स्वाभाविक है, राइट। तो कब होगी, 24 जून को होगी, कहां पर होगी, वाराणसी में होगी, ठीक है। वही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक मंगलवार 24 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होटल ताज में आयोजित हुई है, मतलब जो बीत गया मंगलवार, है ना। बैठक में सुरक्षा, विकास, प्रशासनिक समन्वय और अन्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है ना। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधित्व, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि क्या है ये अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है आपका, SW है, ठीक है। एक तो मैंने आपसे कहा कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ लीजिएगा, यानी कि मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति पढ़ लीजिएगा, और साथ में अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब तो कर ली है हालांकि, है ना, ठीक है। बैठक में केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भाग लेंगे? नहीं भाई, इसमें कई देश के, कई राज्य के हैं। इस बैठक में सुरक्षा, विकास और प्रशासनिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बताओ क्या होगा इसमें उत्तर? आई थिंक 1 और 3 होगा, क्या ए ही होगा क्या इसका उत्तर? देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 होगा। ये क्या है, रॉन्ग है, ये सही है और ये सही है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन, ये अभी चर्चाओं में रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ रहा है पॉइंट। तो पीएम मोदी 24 जून को, कब, 24 जून को नई दिल्ली में भारत के 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं कौन से, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। आप जानते होंगे इन दोनों नेताओं के मध्य में एक संवाद स्थापित हुआ था। दोनों लोग सत्य, अहिंसा, सामाजिक जो है उत्थान की बात करते थे। तो इसी पर जो है ये एक संवाद बड़ा फेमस है, और इसी संवाद पर, यानी कि श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच जो ऐतिहासिक संवाद हुआ था, इस संवाद पर भैया आपके मेंस में प्रश्न बन सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के सिद्धांत जो थे, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी, दोनों के जो सिद्धांत थे क्या थे, आपस में मेल खाते थे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा अलग पॉइंट थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, क्या, कि समाज जाति, धर्म, मजहब में विश्वास ना करते हुए जो है कर्म सिद्धांत पर फोकस करे, सत्य, अहिंसा के रास्ते पर चले और हमेशा सामाजिक उत्थान की ओर आगे बढ़े, ठीक है। आइए, यह ऐतिहासिक बातचीत 12 मार्च 1925 को, क्या देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इनके बीच संवाद हुआ था। यह संवाद 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुई थी, जो कि वैकोम सत्याग्रह, धार्मिक रूपांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान आदि के इर्द गिर्द क्या थी, केंद्रित थी। यानी कि जो बातचीत आपस में हुई, जो संवाद हुआ, वह संवाद दरअसल इन्हीं सारे मुद्दों पर क्या था, बेस्ड था, आधारित था। यह संवाद सामाजिक न्याय, यानी कि सोशल जस्टिस, क्या, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव की उस साझा दृष्टि को शक्तिशाली श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित करता है, जिसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों ने किया था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्या है नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद? प्रश्न तो बनना स्वाभाविक है। तो आइए अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्स में समझ लेते हैं कि दरअसल यह संवाद दोनों के बीच में क्या था, ठीक है ना। तो नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद भारतीय सामाजिक और आध्यात्मिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 12 मार्च 1925 को त्रिवेंद्रम, यानी कि जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम जिसको बोलते हैं, केरल में स्थित शिवगिरी मठ में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं इसमें, ठीक है। यह संवाद 2 महान व्यक्तित्वों, कौन कौन से 2 महान व्यक्तित्वों,
सामाजिक सुधारक नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुआ, जिसमें जातिवाद, क्या जातिवाद, अस्पृश्यता, धर्म और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। ए भैया जरा बताओ हमका तनिक सा कि अस्पृश्यता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? कुछ लोग कहेंगे ए सर जी इतना आसान कहा पूछते हैं जी, है नहीं, गुस्सा आ जाएंगे। जो लोग स्मार्ट होंगे कहें अस्पृश्यता नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। लेकिन भाई साहब आप जानते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, वो नहीं जानते होंगे। तो अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। आइए संवाद का ऐतिहासिक संदर्भ देख लेते हैं। नारायण गुरु कौन थे भैया? तो केरल के एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक, समाज सुधारक थे। उनका मूल संदेश था एक जाति, क्या एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ध्यान रखिएगा, मानवता के लिए। यह एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। अच्छा एक चीज जरा नोटिस करो, यहां पर क्या लिखा है? एक जाति। जातियां क्या होती हैं? जातियां ब्राह्मण, ठाकुर, पांडे या अन्य कोई जातियां, यह जातियां नहीं होती। जातियां क्या होती हैं? जाति एक स्पीसीज है अपने आप में। जैसे कि संपूर्ण वातावरण में पक्षी एक जाति है, ठीक है। बिल्लियां अपने आप में एक जाति हैं। शेर की अपनी एक अलग जाति है ना, मतलब बिल्लियों की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बड़े जो आपके प्लांट्स हैं उनकी एक अलग जाति है, फूलों की एक अलग जातियां हैं, प्रजातियां हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी एक जाति है, उस जाति का नाम क्या है? मनुष्य। मनुष्य, हम ह्यूमन सेपियंस हैं, हम मनुष्य, हमारी एक जाति है। हमारी जाति ब्राह्मण, मिश्रा, ठाकुर या आदि नहीं है। हम जो है एक इंसान हैं, क्या है? मानव हैं हम, ठीक है। जातियों में हमें नहीं बंटना है। दूसरा आध्यात्मिक जाति और एक धर्म। एक धर्म मतलब, धर्म का मतलब क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं। धर्म मतलब जो सत्य है वही क्या है? धर्म है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म क्या है, तो आप कहेंगे सर मेरा धर्म क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मुस्लिम हूं, कोई कहेगा ये नहीं। आपका धर्म है पढ़ाई करना। एक विद्यार्थी का धर्म उसकी स्टडी करना होता है। एक पिता का कर्तव्य अपने परिवार को चलाना, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होता है। एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों में संस्कार डालना होता है अच्छे तरीके से। एक गुरु का मतलब अपने शिक्षार्थियों में अच्छे संस्कार के साथ अच्छी शैक्षणिक चीजें देनी होती हैं। एक बाकी किसी इंजीनियर का काम अपना काम करना होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। वही जो कार्य उसके लिए उस समय के लिए अनिवार्य हो, जरूरी हो, सामाजिक हित में हो, वही उसका क्या है? धर्म है। एक सैनिक का धर्म देश की सुरक्षा करना है। एक पुलिस का कर्तव्य जो है देश के आंतरिक भावों की सुरक्षा करना है। देश के अन्य जो नेता हैं उनका धर्म देश की लोकतंत्र, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों को बचा के रखना है। ये तो है धर्म। धर्म और नहीं है। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ने का चाहिए। और एक ईश्वर है, ईश्वर एक है, ठीक है, और कोई अन्य ईश्वर नहीं है। हमें एक भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है अपने आप में। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की प्रधानता आवश्यक है ना। चलिए आइए, उन्होंने जाति व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाया और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी काम किया उन्होंने, ना, जो समाज के पीछे थे, बैक थे। महात्मा गांधी का दक्षिण भारत दौरा 1925। गांधी जी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जन जागरण के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। इसी दौरान वे 12 मार्च 1925 को नारायण गुरु से मिलने शिवगिरी आश्रम में पहुंचे थे। और जब वहां पर पहुंचे तभी इन दोनों के मध्य में क्या हुआ? संवाद स्थापित हुआ था, ठीक है। जाति को लेकर के, मजहब को लेकर के, धर्म को लेकर के, अस्पृश्यता को लेकर के बातचीत हुई और वही संवाद क्या हो गया? फेमस हो गया, ठीक है। आइए अब आप बताइए, कथनों पर विचार करना है नीचे। पीएम मोदी ने 24 जून को नई दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद की शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। 1925 में हुआ था, तो 25 साल मतलब जो है कितना हुआ, जो है मतलब 90 कितना होता? 1925 ना, हाँ ठीक है। तो 75 साल पहले और 25 साल अब कितना हो गया? 100 साल हो गया। तो अब इन दोनों के संवाद के 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल कितने हो क्या हो गए? पूरे हो गए। और इसी 100 साल पूरे होने पर जो है पीएम मोदी ने समारोह का आयोजन किया है ना। चलिए, तो ठीक है, एक पॉइंट, यह संवाद 1925 में वाराणसी में हुआ था और इसका विषय केवल मोक्ष और धर्म परिवर्तन का सीमित था। नहीं भाई, तो गलत हो गया। यह आयोजन सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 कहां पर है? यहां पर है, ए वाले में। इसका उत्तर भी यही होगा, ठीक है। तीसरा, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया त्रिपुरा भैया। तीसरा, अच्छा ये बड़ा आसान है,
तैयार करना है इसको। अगर आपसे पूछ ले कि अभी हाल में पूर्ण शैक्षणिक मतलब पूर्ण साक्षरता वाला जो है राज्य कौन सा हो गया तीसरे नंबर पर, तो आप कहेंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 से त्रिपुरा ये तीसरे स्थान पर हो गया। बड़ा आसान है, त्रिपुरा इज द राइट आंसर, है ना, ऐसा बोल दीजिएगा आप, कोई भी दिक्कत नहीं। तो त्रिपुरा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बनकर अपनी नई पहचान बनी। अब मुझे बताओ कि त्रिपुरा तो 1 2 3, त्रिपुरा तो तीसरे नंबर पर है, लेकिन एक बार आप लोग मुझे बताओ कि आखिर पहले पर कौन है और दूसरे पर कौन है, बताओ। पूर्ण साक्षर राज्यों की श्रेणी में पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, ये मैंने फैक्ट कराया हुआ है। आपको याद आया, कुछ नहीं याद आया तो सर्च कीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपके जो है एग्जाम में ये फैक्ट जो चूंकि जरूरी है, तो आप बताइए कि पहले और दूसरे स्थान पर पूर्ण साक्षर राज्यों में कौन राज्य है। ठीक है, चलिए अब त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। राजधानी इसकी अगरतला है। स्थापना 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मुख्यमंत्री मणिक साहा जी हैं। राज्य की भाषा बांग्ला, कुक, बोरोक और अंग्रेजी है यहाँ की। ठीक है, जनसंख्या लगभग 36 लाख है। क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के पशु फायर लंगूर है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल पिजन, जिसको हम लोग हरा शाही कबूतर बोलते हैं। राज्य के फूल, इसका नाम केसर है। राज्य के वृक्ष अगर है। भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। इसकी सीमा 3 और बांग्लादेश से लगती है, लगभग 85% सीमा 3 और त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से। तो अगर आप देखेंगे कि त्रिपुरा कहां पर है, जरा मुझे फट से बताओ कि क्या आपको यहां पर त्रिपुरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये सब आप लोग ना तैयार कर लीजिएगा इस अच्छे तरीके से। देखो यह बिहार है आपका, यहां पर वेस्ट बंगाल है आपका, त्रिपुरा ये यहां पर है अवस्था है। ठीक है, तो त्रिपुरा दरअसल ये देखिए ये त्रिपुरा है और देखिए ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से क्या हुआ, घिरा हुआ है। इधर भी घिरा हुआ है, ये पूरा एरिया क्या है, बांग्लादेश का, आपने ना ये पूरा क्या एरिया, ये बांग्लादेश का एरिया है तरीके से अपने आप में। ठीक है, तो ये क्या घिरा हुआ है पूरा, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो आप एक बार, है ना, शायद नहीं दिख रहा होगा। ये देखो, ये देखो, अब दिख रहा होगा ना, ये त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश है। देखो ये घिरा हुआ है, इससे 3 तरफ से जो है क्या है, ये त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, बाकी इसके आसपास के भी ये जितने भैया पूर्वोत्तर राज्य आपके हैं, ये सब के सब के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर पूर्व में इसकी मिजोरम है और असम राज्य है। उत्तर पूर्व में मिजोरम और असम है, तो असम और मिजोरम, ये हो गया मिजोरम और ये हो गया आपका असम। देखो है ना, त्रिपुरा के उत्तर पूर्व में क्या है, आपके असम और मिजोरम दिखाई दे रहे होंगे आपके, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अब आप बताइए, हाल ही में त्रिपुरा जो है किस रूप में देश का तीसरा राज्य बना, किस रूप में, किस में उपलब्धि इसने हासिल की है। हरित राज्य के रूप में तीसरे स्थान पर है, या महिला साक्षरता में प्रथम है इसलिए तीसरे स्थान पर है, पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, या सबसे तेज जीडीपी वृद्धि वाला राज्य बन गया है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण साक्षर राज्य, 3rd नंबर का। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आप कहेंगे सर काहे किया है, तो आइए आगे बढ़ लेते हैं इसके, है ना। तो आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान, नवाचार यानी कि इनोवेशन और भारतीयता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना के पश्चिमी कमान ने आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्यों किया है, इसलिए किया है। ये जो पॉइंट यहां पर दिख रहा है आपको, इस समझौते से सेना के पश्चिमी कमान और इन प्रौद्योगिक संस्थानों के बीच इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान, जैव चिकित्सा विज्ञान और साइबर सिक्योरिटी सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह इन प्रौद्योगिक संस्थानों और सेना के बीच तालमेल से राष्ट्र सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में क्या होगा, सक्षम बनेगा। क्योंकि ये आईटी हैं, इनके पास इनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, इनकी अपनी रिसर्च होती है, इनके अपने नए इनोवेशंस होते हैं। इससे देश के प्रगति में, राष्ट्र के उत्थान में निश्चित तौर पर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होगा, है ना। चलिए, निम्न में से कौन से प्रौद्योगिक संस्थान भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के साथ समझौते में शामिल हैं। तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रोपड़। तो आई थिंक सी इज द राइट आंसर, यही होगा उत्तर, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, आप जानते होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक
जो है बड़े नेताओं में जाने जाते हैं, जनसंघ के बड़े नेता थे अपने आप में, जानते होंगे। जम्मू कश्मीर धारा 370 को लेकर के ज्यादा फेमस थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते होंगे। वर्तमान जो सरकार हमारी है उनके बहुत चहेते नेताओं में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं। 370 को लेकर के उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया था अपने आप पे। जब 370 हटा तो सरकार ने कहा यह विनम्र पूर्ण जो है श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाती है ना। और आप जानते हो कि 1952 या 53 में जो है रहस्यमय परिस्थितियों में इनका जो है निधन हो गया था, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, नो डाउट, ठीक है। हालांकि जिस प्रकार से जो है कुछ नेता हैं उनके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर भी कई बार वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। बाय द वे अच्छे नेता थे अपने आप पे, राइट। चलिए, तो 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है। जन्म 6 जुलाई 1901 को होता है और 23 जनवरी 1953 को इनका निधन हो जाता है। रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो जाता है। आप एक बात देखिएगा कि जितने अच्छे नेता होते हैं उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में ही मौत होती है, पता नहीं क्या रीजन है। चाहे बात तिलक जी की हो, चाहे बात सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे बात जो है क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हो, या अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो हमारे सीडीएस की भी ऐसे ही एक्सपायर हो गए थे। एक प्लेन क्रैश में हो गया था उनका, हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था उनका निधन। ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं। आप और पुराने समय में जाएंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती को देख लीजिए आप, ठीक है, कि उनको मार दिया गया। तो जितने अच्छे लोग हुए हैं उनके साथ कुछ ऐसा ही घटित होता है। ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि आप कुछ बेहतर करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा घटता है। खैर कोई बात नहीं। स्थान कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। पिता सर आशुतोष मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे अपने आप में, और वो जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे थे, यानी कि वीसी थे। क्या थे? वीसी, वाइस चांसलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं कुलपति, है ना। चलिए, उन्होंने अंग्रेजी और विधि में शिक्षा प्राप्त की तथा बार एट लॉ की डिग्री भी इंग्लैंड से उन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी और विधि यानी कि इंग्लिश और लॉ में शिक्षा प्राप्त की तथा बार एट लॉ की जो डिग्री उन्होंने इंग्लैंड से ली थी। राजनीतिक जीवन 1941 में वे बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी बन गए थे, ठीक है। और स्वतंत्रता से पूर्व वे हिंदू महासभा से जुड़े और 1944 में इसके अध्यक्ष बने। 1947 में भारत की आजादी के बाद वे कांग्रेस सरकार में पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी बने थे। इसके अलावा नेहरू लियाकत समझौता जो कि 1905 में होता है, इससे असहमति के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेहरू लियाकत समझौता भी आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह समझौता आखिर क्या था? नेहरू लियाकत समझौता क्या था? यह आपका होमवर्क है। मैं आपको टास्क देता हूं कि आज इसको आप लोग पढ़िएगा कि आखिर नेहरू लियाकत समझौता क्या था, जिससे दुखी होकर, जिससे जो है अपनी राय न सेम व्यक्त करते हुए, अपनी असहमति व्यक्त करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा दे दिया या मंत्रिमंडल से हट गए थे। क्या आखिर रीजन ऐसा था जो यहां पर हुआ था, राइट। इसको आप लोग पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग चीजें है ना, इसको पढ़ो, जानो इतिहास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मुख बाधिर जैसे बैठे रहिएगा, खाली इंस्टा खेलिएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर जीवन हो जाएगा गोलगप्पे जैसा, ठीक है, तो कुछ कर नहीं पाइएगा, है ना, जीवन में। इसलिए ध्यान दिया करिए चीजों को। आइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय समाज पार्टी। तो ये भारतीय जनसंघ के जो है क्या थे? नेता थे, अपने में संस्थापक थे। अच्छा, ये छूट गया ना। भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी इन्होंने। यह पार्टी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और कश्मीर की पूर्ण एकता जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। यह जनसंघ आगे चलकर 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के रूप में सामने आई, जो कि अभी सरकार सत्ता में है। इनके प्रमुख नेता जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हो कि बहुत प्रमुख नेताओं में जाने जाते हैं, जिनका कायल न सिर्फ सत्ता पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टी भी उनकी बातों का कायल करती थी, है ना। एक अच्छे नेता थे अपने आप में, हैं। उन्होंने कहा था क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, है ना। अटल जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कभी पढ़िएगा इनके बारे में, है ना। चलिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? यानी कि जो क्रांतिकारी मुकदमा था उससे कौन बच गया इसमें से? चंद्रशेखर आजाद, मुकुंद पाल, भगत सिंह या फिर मंगाल नाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका उत्तर? एग्जैक्टली मुझे आप लोग बताइएगा। अब आपके सामने पीसीएस का यहां पर बैच का एडवर्टाइजमेंट है।
पीसीएस का बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है। अगर आपका फोकस 2026 का होगा या फिर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो पहली बात तो आप अगर कोई समस्या हो तो सीधे आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8604409201, ठीक है 201। इस पर आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 8604409201, ठीक है। अब बात करते हैं इस कोर्स की। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर हमारा होगा, यानी कि प्री प्लस मेंस आप साथ में कराएंगे, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक हमारा बेस होगा, एक्सपीरियंस टीचर और पर्सनल इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा, डाउट सेशन होगा, सब कुछ होगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हमारे होंगे और एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर चलेंगे, बाइलिंगुअल नोट्स होंगे, कुछ लेक्चर हिंदी में होंगे, कुछ लेक्चर आपके बाइलिंगुअल होंगे, ठीक है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको कराए जाएंगे, चाहे बात प्री की होगी चाहे वो बात मेंस की हो, डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ में कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज प्रीम्स और मेंस दोनों की कराई जाएगी, आपको विद आंसर राइटिंग कराया जाएगा, डेली आपका कुछ भी होगा साथ साथ में, ठीक है। रेगुलर टॉपिक वाइज टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की होगी, 7 से 8 महीने में कोर्स आपका वाइंड अप कर दिया जाएगा। रिवार्ड के रूप में अगर आप हमारे कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं तो आपकी सारी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, राइट। आगे सेपरेट फुल कोर्स जो है इसमें मिलेगा आपको, सीसेट का मिलेगा, जिसमें हिंदी, निबंध और बाकी अन्य चीजें भी इसमें शामिल होंगी अलग से, ठीक है। और ये बहुत मिनिमम फीस पर इसको डिजाइन किया गया है। अगर इसको जानकारी आपको लेनी है, अच्छा इस कोर्स को लेने के बाद कोई बाहरी स्रोत, कोई किताब, कोई नोट्स या कुछ अन्य चीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने इतना पढ़ा, डाइजेस्ट कर लिया, सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। इसके लिए जो है मिनिमम फीस आप दीजिएगा और कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर 8604409201 पर आप पीसीएस जो है लिख करके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको जो जानकारी दे दी जाएगी कॉल के माध्यम से, ठीक है। और अगर 2026 का एग्जाम आपको देना है, आरओ का 25 में देना है, 26 में देना है, तो ये कोर्स आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, राइट। चलिए अब आप बताइए, एक क्वेश्चन आप मेंस के लिए, भारत में संघवाद की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और हालिया चुनौतियों पर प्रकाश डालिए कि भाई जो ये संघवाद है, भारतीय संघवाद, क्या दिक्कत है। क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया एंड हाईलाइट्स रीसेंट चैलेंजेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये जो आपका फेडरलिज्म, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म और नॉर्मली फेडरलिज्म पर क्वेश्चन खूब बनता है, मैंने कई बार आपको समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे इसका उत्तर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो, बाकी मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। कोई लोड हो, कोई दिक्कत हो, सीधा कांटेक्ट आप मुझसे कर सकते हैं, अपनी समस्या को अपने शेयर कर सकते हैं, किसी कोर्स में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। हमारे सेल्फ टेस्ट चल रहे हैं डिकोड एग्जाम पे, आरओ के, उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी की वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको उसमें, और बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी उसमें, करंट अफेयर वगैरह का सब कुछ मैटर आपको उसमें दिया जाएगा। तो उसके लिए भी या मुझसे बात करने के लिए कोई दिक्कत है, सीधे आप कॉन्टेक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी शुभकामनाएं, मिलेंगे कल हम लोग इसी के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।